अस्सलाम वालेकुम। नई किस्त लेकर हाजिर है। कल आपने सुना और देखा भी कि शेख चिली ने किस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाया। ये सब चचा की वजह से है। अब आगे जानते हैं कि आगे क्या होता है। बस यूं ही समझो कि वो दरअसल ये चाहता था कि तुम्हें औरतों का सब बोलना आ जाए, लेकिन ये शेर का शिकार खुदा बेहतर जानता है, मैं कुछ नहीं बता सकता। उसने मुझसे यही कहा था कि कुछ दिनों तक सफ़याज से तुम्हारी तारीफ़ें करूं, फिर दोनों को मिला दूं। ख़ुसूसियत से शेर का शिकार का मामला ज़रूर इसके इल्म में लाऊं। अरे मुझे तो राइफ़ल और बंदूक के नाम से ही होल आता है। तो मगर तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया था? अब मैं अगर सिरे से इनकार कर देता तो चचा तुम्हें ज़िंदा दफन कर देता। तो फिर भी बता देने में क्या हर्ज था? मैं चाहता था कि शिकार की तस्करी पर तुम नर्वस हो जाओ और मैं इसे तुम्हारा शर्मीलापन साबित करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम शेर के शिकार की किस्से तो दोहरा ही सकोगे, क्योंकि तुम हमें इस मौजू पर अक्सर बोल करते रहे हो। वो कौन थे तुम्हारे सौतेली चचा जो घोड़े की दुम पर बैठकर शेर का शिकार किया करते थे? तुम उनका मजाक ना उड़ाओ, चिली ने बुरा मानकर कहा। ये झूठ नहीं है कि वो घोड़े पर बैठकर शेर का शिकार किया करते थे। अबे हाँ, तो वो घोड़ा भी तुम्हारे चचही की तरह बेहतरीन निशानेबाज रहा होगा। शेर की शक्ल ही देखकर घोड़े का हाथ फेल हो जाता है। हो जाता होगा। वो अरबी नस्ल का घोड़ा था। हालांकि अरब ऊंट पर बैठकर शिकार करते हैं, ज़ुबैर ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा। बस ख़त्म करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ख़त्म कर दिया। इस वक्त तुमसे ऐसे ही जी खुश हुआ है कि बस गुस्सा भी कर लो, बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर उसने दूसरी मुलाकात पर शेर के मुतालिक कोई अमली बहस छेड़ी दी तो मैं कहाँ सर फोड़ूंगा? अरे बस ख़त्म करो। कभी इसके बाप ने भी शेर का शिकार किया ना होगा। अच्छा, अब मैं इस शतरंज पर उलझाऊंगा। मैं तुमसे अच्छी शतरंज खेलना जानता हूँ। तुम अभी अनाड़ी हो और अभी वो भी नराला नारी हो। मैं इसे तो मात दे सकता हूँ। वाह वाह, तो मुझे इसलिए घर मधु कर लिया गया है कि अपने शिकार की हुई शेरों की खालें मुझे दिखा सके, चिली ने कहा। सुनो मेरी प्यारी चिली, हम दोनों यहाँ परदेसी हैं, लिहाजा मुकामी लोगों के मुतालिक चचा से ज़्यादा नहीं जान सकते। ये बात मुझे चचही से मालूम हुई थी कि उसने मुझसे खालें इधर उधर से खरीद कर इकट्ठी कर रखी हैं। चिली कुछ ना बोला। उस दिन के बाद फिर फयाज से मिलने की नौबत नहीं आई। ये रईसुल हसन का हुक्म था कि वो कभी तन्हा क्लब ना जाए और ना इस फयाज की कोठी की तरफ जाने की इजाज़त थी। चिली का दिल चाहता था कि वो अपना सर किसी दीवार से टकरा कर सारे उलझनों का खात्मा कर दे। रईसुल हसन ने खुद ही इसे फयाज से मिलवाया था और अब खुद ही कह रहा था कि वो इससे ज़्यादा ना मिले। रईसुल हसन इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता मुसीबत बनता जा रहा था। ये मुसीबत ही थी तो वो इसके सामने मजबूर महज बनकर रह गया था। जो कुछ कहता वो ही इसे करना पड़ता था। ये भी कोई उलझन की बात नहीं थी, क्योंकि ना तो वो भी रईसुल हसन ने इसे मुर्गा बनाया था और ना ही यही कहा था कि वो अपनी नाक काट कर कॉलेज की टावर पर चिपकाए। मुसीबत दरअसल वही उलझन थी जो बाइस हरकतों का मकसद नामालूम होने पर इस अख्तलाज क़ल्ब का मरीज़ बना देती थी। इसके खराजात का बार अब भी रईसुल हसन ही उठाए हुए था और वैसे ही शाना अंदाज में जिस पर बार संभालने की शुरुआत हुई थी, वो चारों की तरफ आंखें फैलाकर देखता, मगर कोई ऐसा नज़र ना आता जिस पर रईसुल हसन से टकराने की हिम्मत होती। एक जसपाल ने कुछ दिन हिम्मत की थी, लेकिन अब वो भी इसके पीछे दुम हिलाता फिरता था।
इस पर तो चिली की बड़ी हैरत थी। इसने सुना था कि जसपाल भी बड़े दिल गुर्दे का नौजवान है और इसने घाट घाट का पानी पिया है। वो अनकर ही भी चचा की चौधराहट ख़त्म करेगा, मगर मामला इसके बरक्स था। खुद चिली ने इसका काया पलट के मुतालिक रईस हसन से पूछा, ओए चिली, ये राज की बात है प्यारे, मगर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा ताकि तुम्हें चचा की ताकत का इल्म हो जाए। मगर इसका तस्करा किसी ने ना आने पर आ पाए, वरना चचा को तुम अपने हक में जालिम पाओगे और तुम्हें एक भी ऐसा ना मिलेगा जो तुम्हारी फरियाद सुन ले। अरे नहीं चचा, वो क्या बात है? चिली अपने दोनों कानों खींच कर बोला, ये जसपाल साहब एक औरत के अगवा के केस में धर लिए गए थे। रईस उल हसन अपनी बाईं आंख दबा के मुस्कुराया। लिहाजा फिर ज़ाहिर है ऐसे आड़े वक्त में ही चचा ही याद आता है सालों को। क्या हुआ था? शेख चिली के इस्तराब और इश्तियाक बढ़ गया। भाई, ये अय्याश लौंडे इस तरह मारे जाते हैं। शहर में आपने एक दलाल से सौदा किया था कि एक लड़की का वो लड़की लाया। अब लड़की को रक्शे पर बैठाकर जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा, एक आदमी ने रक्शा रोक लिया। तब जसपाल ने मालूम हुआ कि वो एक आदमी की बीवी को भगाए लिए जा रहे थे। एक बहुत बड़ी बहरा के इकट्ठी हो गई। ज़ाहिर है चचा का गुज़र भी इसी वक्त इसी तरफ से क्यों ना होता, लेकिन इस वक्त चचा दूर से तमाशा देखता रहा जब तक वो लड़की की सिमत जाने की तक नहीं पहुंच गए और पिताने से इसने चचा के अलावा और कौन बेदाग निकाल लाता। क्या समझे चिली बेचारा सन्नाटे में रह गया। वो चिली ही सही, लेकिन इस वक्त ये बात बिल्कुल अच्छी तरह इसकी समझ में आ गई थी कि दलाल कैसा रहेगा। और थाने में क्या होगा। तकरीबन सारे ही थानों के इंस्पेक्टरों से चचा की खासी जान पहचान थी। बहुत ख़तरनाक आदमी हुआ चचा, चिली ने भरी आवाज़ में कहा। मैं नहीं, सिर्फ ये खोपड़ी। चचा ने कनपट्टी पर उंगली रखकर कहा, मैं तो सिर्फ गोश्त का लौट रहा हूँ जो वालिदैन की वजह से आलम वजूद में आया था। वालिदैन की वजह से, और नहीं तो क्या आसमानों से टपका था। लेकिन खोपड़ी भी वालिदैन ही की होती है, बशर्तिया उन्होंने इसे बहकने ना दिया होता। मैं नहीं समझा। चलिए, ये लंबी दास्तान है। तुम जानते हो कि मैं 8 साल से अपने घर की सूरत नहीं देखी। हाँ, मुझे इस पर हैरत है। तुम्हें इस बात पर हैरत ना होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं तुम्हें भी अब कब घर की सूरत देखने का मौका नसीब हो। रईस अपनी दाईं आंख दबाकर बोला और चिली का दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा और यकबैग से ख्याल आया कि वो भी चचही की तरह खाना बदोश हो चुका है। फिर इसका दिल भराया। वह बसोरी ही रहा था कि रईस हाथ उठाकर बोला, गया है। हाँ, चिली ने निचला होठ दांतों में दबाकर आंसू पीने की कोशिश की। मुझे अफसोस है, रईस उल हसन ने सर हिलाकर कहा। तुम में अभी कई कमज़ोरियाँ बाकी रह गई हैं कि इनका भी इलाज हो जाएगा। परवाह ना करो चचा, मैं अब घर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, रईस उल हसन ने खुश लहजे में कहा, मगर इतना याद रखो कि जिस तरह जसपाल थाने पहुँच गया था, इसी तरह एक हामला तवाइफ तुम्हारे घर पहुँच जाएगी और वो तुम्हारे बाप से रोकर कहेगी कि तुम ही इसके होने वाले बच्ची के बाप हो। अरे बाप रे! चिली इस तरह उछल पड़ा जैसे कुर्सी के दांत निकल आए हों। वो दोनों हाथों से पैर दबाए चचा को घूरे रहा था। आखिर तुम चाहते क्या हो चचा? मैं ज़िद्दी वालिदैन को शिकस्त देना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं नहीं समझा। मैंने ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे भी सोचता हुआ जहन लेकर पैदा होते हैं, गोया तुम्हारी ही वजह से पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारी हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर तुम लगा कर चलते हो तो बच्चों को इस पर मजबूर क्यों करते हो कि वो भी लंगड़ा कर चलें? और चले, ये बहुत
ज़्यादा नहीं है, हम इनके एहतराम में लगा कर चल सकते हैं, लेकिन ये क्या ज़रा सी बात पर बोल किए जाए। अब मेरे वालिद साहब की मिसाल ले लो, मैं इनके सामने बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू ना करूं, हंसी आई तो कहकों में तब्दील ना हो सके, बल्कि पेट में ही फूटती रहे। इनके सामने पान ना चबाऊं, सिगरेट ना पीऊं, अगर वो बेचारा बेजा इल्ज़ामात मुझ पर रखें तो मैं इनकी तरदीद ना करूं, अपनी सफाइयाँ ना पेश करूं, मरूं तो इनके हुक्म से, जीऊँ तो इनके हुक्म से। ये बाप नहीं बल्कि मेरे खुदा बनना चाहते हैं, लेकिन ना मैं इनके जहन से सोच सकता हूँ और ना मेरा मैदा इनकी चबाई हुई ग़िज़ा हज़म कर सकता है, मगर वो मुझे अपने जिस्म के एक हिस्सा समझने में कोई मुज़र हैं। जिस तरह उनके हाथ पैर इनके जहन के ताबे फरमान हैं, इसी तरह वो मुझे भी अपने ही जहन का ताबे फरमान देखना चाहते हैं, लेकिन यह नामुमकिन है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूँ, चेली ने कहा और फिर ठंडी सांस ली। मैंने इनके जिस्म का कोई अज़ू बिना इनकार कर दिया। रईसुल हसन बोला, लिहाजा उन्होंने मेरे खुदा बनने से इनकार कर दिया, यानी रिज़्क़ बन। ना मैं घर जा सकता हूँ, ना मेरी वो मदद कर सकते हैं। उन्होंने आज से 8 साल पहले कहा था कि मैं दर की भीख मांगता हुआ एक दिन फिर इनके दर पर हाज़िरी दूंगा, और तुम देख ही रहे हो कि मैं दर की ठोकरें नहीं खा रहा, बल्कि पूरे 8 साल इस कॉलेज में जमा हुआ हूँ। बाप ने खुदा बनने से इनकार कर दिया तो मैंने शैतान की दुम पकड़ ली। आहा, मैं क्या बुरा हूँ चिले, मेरा दिल उलझ रहा है तुम्हारी बातों से। चिली ने बसूर कर कहा, तुम गधे हो, मर्दों की तरह जीना सीखो। शहंशाह की कसम के वालिदैन को बता दूं कि वो दिन लद गए जब तुम घोड़े और कुत्तों की तरह बच्चे भी पाल लेते थे। ये 20वीं सदी है, अगर तुमने बच्चों के जज्बात का एहतराम करना ना सीखा तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए सारी दुनिया के लिए वबाल बन जाएंगे। मुझे देख लो, महज मेरे बाप की हरदर्मी की वजह से मेरी ज़हानत गलत रास्तों पर जा पड़ी है, और इससे लिख लो कि मैं एक दिन सारी दुनिया के लिए फितना बन जाऊंगा। मेरी नज़रों में किसी की भी कोई दिक्कत या अहमियत नहीं वो गई। मैं इसी इब्लीस की तरह सारी दुनिया को उंगलियों पर नचा सकता हूँ जिसने आदम को जन्नत से निकलवा लिया था। आहा, रईस का चेहरा खौफनाक होता जा रहा था। चचा खुदा के लिए चिल्ली गिड़गिड़ाया। अब आगे कहानी को आगे जारी रखते हैं और अगली किस्त में मिलते हैं। आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।